दोस्तों आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर की प्रमुख नियुक्तियां। ऐसी नियुक्तियां जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और जिसकी वजह से अगर बच्चे को नहीं पता होती हैं तो जिसकी वजह से बच्चे का सिलेक्शन तक रुक जाता है। ऐसा कुछ किसी बच्चे के साथ ना हो, तो हम नियुक्तियां लेकर आए हैं। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये रहेगी कि इस वीडियो के बाद जो भी आप इस वीडियो में पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ आपको मुफ्त में उपलब्ध करा दी जाएगी। और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें क्या कवर करेंगे, चलिए जान लेते हैं। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम मंत्रिमंडल कवर करेंगे। मंत्रिमंडल को बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे। मंत्रिमंडल को वीडियो में साथ के साथ याद कर लेंगे। उसके बाद राज्यों की राजधानी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। प्रमुख समझौते लेकर आएंगे। मतलब जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन सभी टॉपिक्स पर हमारी वीडियो आने वाली है। तो सबसे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या खास होने वाला है तो उसके लिए आपको ये वीडियो थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो कितनी इंपोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे नियुक्ति में है राष्ट्रपति। जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। अब बहुत से बच्चों को ये पता होगा कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता वो कैसे याद रखेंगे, देखिए। राष्ट्रपति में एक शब्द दिख रहा है आपको पति, और द्रौपदी मुर्मू में आपको एक शब्द दिख रहा है द्रौपदी। तो इसके पीछे का छोटा सा कहानी बता रहा हूं मैं, वो सुनिएगा। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, एक कहानी के रूप में बता रहा हूँ आपको। जो महाभारत का समय था उसके अंदर जो द्रौपदी थी उसके 5 पति थे। द्रौपदी के 5 पति थे। ठीक है। द्रौपदी के 5 पति थे। तो पति से मतलब हो गया राष्ट्रपति, और द्रौपदी मतलब द्रौपदी मुर्मू। कैसे याद किया हमने कि महाभारत के अंदर पतियों के मामले में द्रौपदी सबसे आगे थी। ये एक आपको एक इसलिए कहानी बता रहा हूँ ताकि आप भूलें ना। ये चीज, ये लॉजिक आपके दिमाग में बैठा रहे कि पतियों के मामले में सबसे आगे द्रौपदी मुर्मू थी। और द्रौपदी मुर्मू के महाभारत के समय में 5 पति थे। पति से हो गया राष्ट्रपति, द्रौपदी से हो गया द्रौपदी मुर्मू। इसका जो सार निकल के आएगा, जो सारांश निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि महाभारत में महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। द्रौपदी के 5 पति थे। पति से हो गया राष्ट्रपति, और द्रौपदी मतलब द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यायाधीश। हमारे न्यायाधीश कौन है? हमारे न्यायाधीश सूर्यकांत। अब दोस्तों याद कैसे रखेंगे इसे? हमें लंबे समय तक याद रखना है, केवल पढ़ना नहीं चीजों को, आपको केवल ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनना है, जो मैं बता रहा हूँ आपको वही सुनना है। तो जिससे क्या होगा कि इसी वीडियो में आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। न्यायाधीश में जो पहला शब्द है वो न्याय है। न्यायाधीश से हमने एक शब्द निकाल लिया, न्याय। सूर्यकांत से हमने एक शब्द निकाल लिया, कांत मतलब, यहाँ कांत से शब्द निकाल लिए कांटे। ठीक है। अब याद कैसे करेंगे, देखिए इसके पीछे छोटी सी कहानी बताऊंगा, वो आपको ध्यान से सुननी है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति न्याय के लिए न्यायाधीश के पास जाता है तो उसके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आ जाती हैं। वो समस्या कैसी होती हैं? वो समस्या एकदम कांटे जैसी होती हैं, जो बहुत परेशान करती हैं। जैसे कि आप फोटो में एक बुजुर्ग व्यक्ति को देख रहे हैं, उसके सामने कांटे हैं। उसके सामने कांटे हैं। ये कांटे तो दूसरे प्रकार के कांटे हैं, भौतिक रूप वाले कांटे हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति न्याय के लिए जाता है तो उसके सामने समस्याओं वाले कांटे आ जाते हैं। हमने कैसे याद किया कि जब कोई व्यक्ति न्याय लेने जाता है न्यायाधीश के पास तो उससे अपने जीवन में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा कांटों का सामना करना पड़ता है। कैसे याद किया? न्याय लेने जाता है तो न्याय से होगी न्यायाधीश, कांटों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अर्थात कांटों का करना पड़ता है। तो कांटे से हो गया कांत। कांत मतलब सूर्यकांत। कैसे याद किया हमने कि न्याय लेने के लिए हमें कांटों का सामना करना पड़ता है। इसका जो सार निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा कि न्याय मिलने पर सारे कांटे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि न्याय लेने के लिए बहुत ज्यादा कांटों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हमें न्याय मिल जाता है तो सारे कांटे खत्म हो जाते हैं। इस तरीके से हमने याद कर लिया। इसकी जो पीडीएफ है आपको मुफ्त में उपलब्ध करा दी जाएगी, बस आपको कमेंट में लिखना है कि आपको पीडीएफ चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रकाश श्रीवास्तव। कैसे याद करेंगे, देखिए। हरित में, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में आपको शब्द दिख रहा है हरित। हरित मतलब हरा। हरित का मतलब कुछ हरे जैसा है। और आपको प्रकाश श्रीवास्तव में शब्द दिख रहा है प्रकाश। अब याद कैसे करेंगे, इसके पीछे की कहानी बताऊंगा जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कहानी क्या है? कहानी यह है कि आपने देखा होगा कि जो प्रकाश होता है
जो पौधे होते हैं हमारे, हरे भरे जो पौधे होते हैं, वो हरे क्यों होते हैं? वो होते हैं प्रकाश की वजह से हरे होते हैं। ऐसा क्या होता है? ऐसा ऐसा होता है कि जो प्रकाश पत्तों पर पड़ता है, जो पेड़ और पौधों पर पड़ता है, उसकी वजह से ये जो हमारे पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बनती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ये जो पौधे होते हैं हरे होते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर आप किसी पौधे को घर के अंदर रख देंगे, जिस पर धूप ना लगे, हवा ना लगे, वो पौधा कभी भी हरा नहीं हो सकता। तो पौधे को हवा और धूप लगना बहुत जरूरी है। हवा और धूप नहीं लगेगी तो पौधा हरा नहीं होगा। तो हमने कैसे याद किया कि पौधा हरा कैसे बनता है? प्रकाश से। हमने याद किया कि पौधा जो हरित हो बनता है, पौधा हरा, हरा जो पौधा बनता है वो प्रकाश के माध्यम से बनता है। हरा यानी हरित, हरित से हो गया राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश से ही पौधा हरा होता है। इसका जो सार निकल के आया, वो सार क्या निकल के आया? इसका सार इसका ये निकल के आया कि प्रकाश मिलने पर पौधे हरे भरे हो जाते हैं। इसका जो सार निकल के आया वो ये आया, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं, एक पौधा है कि प्रकाश मिलने पर, प्रकाश से हो गया प्रकाश श्रीवास्तव, हरे भरे हो जाते हैं। हरे से हो गया हरित न्यायाधिकरण। कैसे याद किया हमने? प्रकाश मिलने पर पौधे हरे भरे हो जाते हैं। प्रकाश मतलब प्रकाश श्रीवास्तव, हरे भरे हो जाते हैं मतलब हरित न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो है प्रकाश श्रीवास्तव। एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो आपके दिमाग में हरित में से सिर्फ हरित वाला शब्द दिखना चाहिए। तो हरित शब्द को आप सोचने के बाद आपके दिमाग में एक बात आएगी कि जो हरा रंग होता है वो प्रकाश की वजह से होता है। हरा रंग प्रकाश के कारण होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 18वीं लोकसभा। 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिड़ला। अब देखिए याद कैसे करेंगे। 18वीं लोकसभा से हमने शब्द लिया 18वीं बार लोकसभा। 18वीं लोकसभा कुछ जो मतलब बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि 18वीं बार लोकसभा। ठीक है। और यहां से हमने लिया बिड़ला सीमेंट। ओम बिड़ला से हमने, जो बिड़ला शब्द है ये वाला, इससे हम शब्द ले लिया बिड़ला सीमेंट। आपने देखा होगा कि बहुत सारी सीमेंट होती है, जेपी सीमेंट होती है, अल्ट्राटेक सीमेंट होती है, उसी तरह एक बिड़ला सीमेंट होती है। और हम इसे याद कैसे करने वाले हैं? याद कुछ इस तरह करने वाले हैं कि हमारी जो लोकसभा का सदन है, जो लोकसभा की बिल्डिंग है, हमने सोचा क्यों ना उसे अब की बार मजबूत बनाया जाए। हमने सोचा क्यों ना उसे अब की बार 18वीं बार लोकसभा की बिल्डिंग को क्यों ना मजबूत बनाया जाए। तो हमने क्या काम करा? हमने बिड़ला सीमेंट का उपयोग करा। हमने क्या काम करा? बिड़ला सीमेंट का उपयोग करा। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, हमने बिड़ला सीमेंट ली, और बिड़ला सीमेंट से 18वीं बार जब लोकसभा बनी तो हमने उसे बिड़ला सीमेंट से बनाया। कैसे बनाया? बिड़ला सीमेंट से लोकसभा को बनाया। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि 18वीं बार लोकसभा बन रही है तो हमने कैसे बनाएंगे? 18वीं बार लोकसभा बनाएंगे हम बिड़ला सीमेंट से। बिड़ला से हो गया ओम बिड़ला, 18वीं बार से हो गया 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। अब इसका जो सार निकल गया, वो सार ये निकल गया कि अब की बार बिड़ला सीमेंट से लोकसभा बनाई जाएगी। कैसे याद किया हमने? कि अब की बार बिड़ला सीमेंट से लोकसभा बनाई जाएगी। कैसे याद किया? अब की बार बिड़ला सीमेंट से लोकसभा बनाई जाएगी। क्या लॉजिक था इसके पीछे कि 18वीं बार हमारी लोकसभा बन रही है, तो हमने सोचा कि जब अब की बार हमारी लोकसभा बन रही है तो क्यों ना इसे मजबूत बनाया जाए। तो मजबूत बनाने के लिए हमने बिड़ला सीमेंट का उपयोग करा, और बिड़ला सीमेंट से अब की बार हमारी लोकसभा मजबूत बनी। तो कैसे याद किया हमने? अब की बार बिड़ला सीमेंट से लोकसभा बनाई जाएगी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, केवल इतना आ जाए ये वाला कि 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि 18वीं बार लोकसभा बन रही है तो हम उसे बिड़ला सीमेंट से बनाएंगे। तो ओम बिड़ला उसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त। जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है ज्ञानेश कुमार। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त में आपको कुछ ऐसे समझ में आ रहा होगा कि चुनाव कराने वाला मुख्य जो आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वो क्या करता है? चुनाव कराता है। चुनाव कराने वाला व्यक्ति। अब चुनाव कराने वाला जो व्यक्ति होगा वो किस तरह का होगा? ज्ञानेश में एक शब्द दिख रहा होगा, ज्ञानी। आपको ज्ञानेश में शब्द दिख रहा है ज्ञानी जैसा, और ये चुनाव आयुक्त में शब्द दिख रहा है आपको चुनाव कराने वाला व्यक्ति। ठीक। चुनाव आयुक्त का मतलब हो गया चुनाव कराने वाले व्यक्ति, और ज्ञानेश से हमने शब्द ले लिया ज्ञानी। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, अब इसके पीछे कहानी सुन लीजिए, लॉजिक सुन लीजिए, जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहे। चुनाव आयुक्त क्या करता है? चुनाव कराता है। तो हम चुनाव कराने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो बहुत ज्यादा समझदार हो। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि चुनाव जब भी हो उनमें धांधलेबाजी हो, भ्रष्टाचार हो, वोट चोरी हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति चुना जाए जो ज्ञानी हो। चुनाव कराने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चुना जाएगा जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, जिसके पास ज्ञान हो, जो भ्रष्टाचार रोक सके, वोट चोरी रोक सके, इन सारी चीजों को रोक सके, करप्शन को रोक सके। तो चुनाव कराने वाले व्यक्ति कैसे होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसे चुनाव कराना है। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री,
ठीक है, सारी चीजें उसे चुननी है, तो क्यों ना ज्ञानी व्यक्ति चुना जाए। इसका जो सार निकल के आया वो सार ये निकलेगा इसका कि चुनाव कराने वाले व्यक्ति ज्ञानी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि चुनाव कराने वाले व्यक्ति पर ही सारी जिम्मेदारी होती है, वही मुख्यमंत्री, वही राष्ट्रपति, वही प्रधानमंत्री चुनता है, इसलिए चुनाव कराने वाले व्यक्ति ज्ञानी होना चाहिए। अगर जब आपसे पूछने जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि चुनाव की मामला है, तो हमें चुनाव आयुक्त चुनना है, तो चुनाव कराने वाले व्यक्ति हमारा ज्ञानी होना चाहिए। हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन इतना जरूर है कि इसी वीडियो में आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट करके बता देना, आपको पीडीएफ मुफ्त में उपलब्ध उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको दोबारा से वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। जब भी आपको जरूरत पड़े कि आप भूल रहे हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप अगले 10 दिन तो भूलने वाले हैं नहीं। आप सारी चीजें पढ़ लेंगे, 10 दिन में भूल जाएंगे, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये आप अगले 10 दिन के 20 दिन में नहीं भूलेंगे। और जब भी आपको लगे आप भूलने वाले हैं, पीडीएफ आप ले लेना अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में डाउनलोड करने के बाद उस पीडीएफ को महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर रिवाइज करते रहना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक। ये है हमारे संजय मूर्ति। अब देखिए याद कैसे करेंगे। आपको नियंत्रक में शब्द दिख रहा है एक नियंत्रण जैसा, ये जो शब्द है नियंत्रक, इसमें से हमने शब्द ले लिया नियंत्रण। नियंत्रण होता है किसी को काबू में करना। संजय मूर्ति से हमने शब्द ले लिया, ये जो शब्द है मूर्ति, यहां से हमने एक शब्द ले लिया, ये वाला मूर्ति। अब इसके पीछे की कहानी सुनिए, इसके पीछे का लॉजिक सुनिए। इंसान क्या चाहता है? इंसान हर चीज को अपने काबू में करना चाहता है, हर चीज को अपने नियंत्रण में करना चाहता है। किस तरह करना चाहता है? जिस तरह एक मूर्ति को हाथ में पकड़ लेते हैं ना, एक मूर्ति होती है जिसे हम अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, अपनी जेब में रख लेते हैं, अपने बैग में रख लेते हैं, अपने बॉक्स में रख सकते हैं, तो वैसे ही इंसान चाहता है कि दूसरे इंसान पर इस तरह नियंत्रण कर ले, इसी तरह उस पर काबू कर ले कि उस पर वो जैसा चाहे वैसे नियंत्रण कर ले। तो नियंत्रण से एक चीज समझ में आती है कि इंसान मूर्ति की तरह सब पर नियंत्रण करना चाहता है। नियंत्रण के मालिक का परीक्षा से क्या समझ में आया कि मनुष्य, मानव नियंत्रण करना चाहता है हर चीज पर, जैसे वो उसके सामने कोई मूर्ति हो, हर चीज को मूर्ति समझ के मूर्ति की तरह नियंत्रण करना चाहता है। जैसे कि आप फोटो के माध्यम देख सकते हैं, एक बच्चा है जिसके हाथ में छोटी सी मूर्ति लगी हुई है। देखो कितने आसानी से इन्हें पकड़ा हुआ है, कितने आसानी से मूर्ति इसके काबू में है या इसके हाथों में है। तो उसी प्रकार मानव चाहता है कि हर चीज को अपने काबू में कर ले। वो क्या चाहता है कि हर चीज मूर्ति जैसी हो, हर चीज मूर्ति की तरह आसान हो, मूर्ति की तरह उसके हाथों में आ जाए, जिस पर वो काबू पा सके। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए नियंत्रक एवं मालिक का परीक्षक कौन है, तो आपको नियंत्रक का पहला शब्द दिखेगा, जिसमें आपको समझ में आएगा नियंत्रण। और नियंत्रण मनुष्य कैसे चाहता है? मूर्ति की तरह, जैसे कोई मूर्ति पर नियंत्रण कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं, उसे जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं, जहां उठा के तहां रख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसका जो सार निकल के आएगा, वो सार ये है इसका कि कभी कभी आप आप पर इस तरह नियंत्रण करना चाहते हैं जैसे आप कोई मूर्ति हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वायुसेना अध्यक्ष। और जो हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं वो है अमरप्रीत सिंह। अब याद कैसे करेंगे, देखिए, वायुसेना से हमने शब्द ले लिया वायु, वायुसेना से हमने शब्द ले लिया वायु, ठीक है। और अमरप्रीत से हमने शब्द ले लिया अमर प्रतीत होती है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे याद रखेंगे, देखिए, वायुसेना, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो आपको वायुसेना में वायु शब्द दिख जाएगा। आपको केवल वायु शब्द दिखना है। और वायु शब्द से एक चीज याद रखनी है कि जो वायु होती है इसके बिना कुछ नहीं है। जैसे कि आप ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन से आपका जीवन चलता है, ऑक्सीजन से ही पेड़ पौधों का जीवन चलता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो मानव नहीं होता, मानव नहीं होता और पेड़ पौधे भी नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते, जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हम कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी हमारे पास चीजें हैं वो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वायु नहीं होती तो मानव नहीं होता, पेड़ पौधे नहीं होते, जब मानव नहीं होता तो सारी चीजें कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जो वायु है, जब हम नहीं थे तब भी वायु थी, हम नहीं होंगे तब भी वायु होगी। इसका मतलब वायु अमर प्रतीत होती है। वायु कैसी है? अमर की तरह है। ये वायु कभी खत्म नहीं होगी। वायु कैसी है? अमर है। वायुसेना अध्यक्ष से हमने शब्द लिया वायु, और अमरप्रीत से हमने शब्द लिया अमर प्रतीत होती है। अमरप्रीत से लिया अमर प्रतीत होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं फोटो में कि लोग वायु के अंदर बैठे हुए हैं। ये जो वायु है इसी के माध्यम से लोगों का जीवन है। फोटो के अंदर आप देखिए कि वायु के माध्यम से लोगों का जीवन है, और वायु के माध्यम से ये जो पेड़ हैं इनका जीवन है। तो वायु कैसी है? एक अमर प्रतीत होती है। तो वायु से हो गया वायुसेना अध्यक्ष। अमर प्रतीत होती है मतलब अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह। इसका जो सार निकल के आया, इसके पीछे जो कहानी निकल के आई, सार मतलब सारांश, ये छोटी सी स्टोरी वो निकल के आई कि वायु सभी को जीवन देती है और इसलिए अमर प्रतीत होती है।
क्या होती है? वायु सभी को जीवन देती है और इसलिए अमर प्रतीत होती है। एग्जाम से आपसे पूछ ले जाए कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो वायुसेना का आपका पहला शब्द पता है वायु, और वायु कैसी है? अमर है। अमर से हो गया अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट पर चलते हैं हमारा। नेक्स्ट हमारा थल सेना अध्यक्ष, और जो हमारे थल सेना अध्यक्ष है वो है उपेंद्र द्विवेदी। अब देखो याद कैसे करेंगे। थल सेना से हमने शब्द ले लिया जमीन की सेना। थल का मतलब होता है जमीन वाली सेना, थल का मतलब होता है थल सेना जो जमीन की सेना होती है, ठीक है। और उपेंद्र द्विवेदी से हमने शब्द ले लिया ऊपर तक भेद देती है। अब याद कैसे करेंगे, इसके पीछे कहानी सुनिए। देखिए तीन तरह की सेना होती है, जल सेना, वायु सेना, थल सेना। जो हमारी थल सेना होती है वो जमीन पर लड़ाई करती है, और कभी कभी जमीन से ऊपर तक, जैसे कि ऊपर कोई जेट आ रहा है, कोई लड़ाकू विमान हमारी सीमा में घुसने वाला है, तो हमारी सेना क्या करती है? उसे मार देती है, मार गिरा देती है, मतलब ऊपर तक उसे भेद देती है। भेदने का मतलब है कि उसे ऊपर ही, हवा में ही, आसमान में टारगेट बनाकर नष्ट कर देती है। तो हमारी जमीन की सेना क्या करती है? थल सेना यानी जमीन की सेना क्या करती है? ऊपर, ऊपर मतलब उपेंद्र, जो ऊपर शब्द है मैंने उपेंद्र से लिया है, जो ऊपर शब्द है मैंने उपेंद्र से लिया है, ऊपर तक भेद देती है, ऊपर तक भेद देती है। जमीन की सेना यानी थल सेना दुश्मन को ऊपर तक भेद देती है। ऊपर तक मतलब उपेंद्र, जमीन की सेना यानी थल सेना। कैसे याद किया हमने ये? जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, जो हमारी सेना है, ये जो हमारी सेना है, मिसाइल के माध्यम से जो ऊपर से कोई दुश्मन आएगा तो उसे ऊपर तक भेज देती है। अगर एग्जाम में पूछ ली जाए कि थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जो हमारी थल सेना होती है जमीन पर रहती है, और जमीन पर रहकर ही ऊपर तक यानी ऊपर वाले दुश्मन को भी भेज देती है। तो ऊपर से हो गया उपेंद्र द्विवेदी। इसका जो सार निकल के आया, यानी उसका जो लॉजिक निकल के आया, वो ये निकल के आया कि थल पर रहने वाली सेना ऊपर तक भेज देती है, क्योंकि सेना के पास हवा से आसमान में मारने वाले हथियार हैं। जैसा कि आप मिसाइल देख पा रहे हैं, ये मिसाइल हवा से यानी जमीन से जाएगा और आसमान में जाकर दुश्मन को मार गिरा देगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नौसेना अध्यक्ष। नौसेना अध्यक्ष कौन है हमारे? कृष्णा स्वामीनाथन। अब याद कैसे करेंगे? देखिए नौसेना में का जो मतलब होता है वो होता है जल सेना। नौसेना, थल सेना जमीन पर रहती है, वायु सेना आसमान में रहती है जो नाव विमान चलाती है, और नौसेना वो होती है जो जल में रहती है, जो समुद्र के अंदर बड़े बड़े जहाजों पर रहती है, ठीक है, वो हमारी नौसेना होती है, जल सेना। अब याद कैसे करेंगे इसे? देखिए कृष्णा स्वामीनाथन से हमने शब्द लिया कृष्णा ही स्वामी है। आपको एक चीज पता होगी, एक कहानी, अगर हिंदुस्तान में रहते हैं आप, अगर भारतीय नागरिक हैं, तो आपको एक चीज पता होगी कि भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे, जब वो गेंद से खेल रहे थे, तो उनकी गेंद एक तालाब में चली गई थी, ठीक है। और उस तालाब में जाने के बाद क्या हुआ था? उनका मुकाबला हुआ था शेषनाग से। क्या हुआ था? शेषनाग से हुआ था। तो उन्होंने अंदर, जो जल के अंदर जो सेना रहती थी, शेषनाग की जो सेना रहती थी, उन्होंने उस पर काबू पा लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने, कृष्ण मतलब कृष्ण स्वामीनाथन, जल सेना, जो जल के अंदर सेना रहती थी, किसकी? पाताल लोक में जो नागों की सेना रहती थी, शेषनाग, ऐसा कुछ सुना है मैंने कि शेषनाग की जो सेना सेना रहती थी उस पर उन्होंने काबू पा लिया था। किसने काबू पा लिया था? कृष्णा जी ने। जैसा कि फोटो में देख पा रहे हैं, फोटो में देखिए आप, भगवान श्री कृष्ण है और शेष नाग है ये, और उस पर शेष नाग के ऊपर बैठे हुए हैं। तो क्या करा था भगवान श्री कृष्ण ने? पाताल लोक के अंदर जाके अपनी गेंद लेने के लिए पूरी की पूरी जल सेना पर कब्जा पा लिया था। तो इससे एक सामने निकल के आती है, इसका एक सार निकल के आता है। सार ये है कि कृष्ण ही स्वामी है जल के। जो भगवान श्री कृष्ण है वो जल के स्वामी है। उन्होंने जल में शेषनाग को हराया था, उन्होंने जल के अंदर शेषनाग को हराया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले जाए कि नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, नौसेना यानी जल सेना, और जल की सेना किसने हराया था? भगवान श्री कृष्ण ने हराया था, ठीक है। क्या याद रहेंगे? कृष्णा से हो गया भगवान श्री कृष्ण, से हो गया कृष्णा स्वामीनाथन, जल सेना का मतलब होगा नौसेना अध्यक्ष। ये इसके पीछे छोटी छोटी कहानी है, जो कहानी तैयार की है इन्हीं दोनों में शब्द ढूंढ के। इससे क्या होगा, आपको लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसके माध्यम से आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये है हमारे एस राजा सुब्रमणी। एस राजा सुब्रमणी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। अब याद कैसे करेंगे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से हमने शब्द ले लिया चीफ, और एस राजा सुब्रमणी से हमने शब्द ले लिया राजा। कैसे याद किया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से हमने शब्द ले लिया चीफ, और एस राजा सुब्रमणी से हमने शब्द ले लिया राजा, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी सुनिए। आपने देखा होगा कि गांव में एक मुखिया होता है, यानी प्रधान होते हैं, कहीं कहीं उन्हें मुखिया जी बोलते हैं, कहीं कहीं उन्हें नंबरदार बोलते हैं। फिर जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं तो विधायक होते हैं हमारे, विधायक से ऊपर सांसद होते हैं,
फिर हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, फिर हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो क्या होता है कि सबसे ऊपर एक राजा होता है, जैसे कि हम कहें कि इस वक्त जो हमारे सबसे बड़े चीफ हैं, जो सबसे बड़े हमारे चीफ हैं वो प्रधानमंत्री हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीफ होता है वही हमारा सबसे बड़ा राजा होता है। कैसे याद किया हमने? जो चीफ होता है वही सबसे बड़ा राजा होता है, यानी जो राजा होता है वही सबसे बड़ा चीफ होता है। जैसे कि फोटो में देख पा रहे हैं, एक राजा है, एक राजा ही सबका चीफ होता है, सारी सेनाओं का राजा चीफ होता है। पुराने समय में आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो राजा होता था वही सारी सेनाओं का चीफ होता था। उसकी मर्जी चलती थी, वो जो कहता था वही होता था। वो जब कहता था हमला होगा तो हमला होगा, जब वो कहता था युद्ध बंद होगा तो युद्ध बंद होता था। तो क्या हमने निष्कर्ष निकाला इससे कि जो राजा होता था वो चीफ होता था, जो राजा होता था वो चीफ होता था, यानी चीफ ही राजा होता था। तो चीफ से हो गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, राजा से हो गया राजा सुब्रमणि, राजा सुब्रमणि। इसका जो सार निकल के आया, सार ये है कि राजा ही सबका चीफ होता है। सार जो निकल के आया, सार ये निकल के आया कि राजा ही सबका चीफ होता है, राजा ही सबका चीफ होता है। चीफ से हो गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, राजा से हो गया एस राजा सुब्रमणि। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री निजी सचिव। निजी सचिव हमारी है निधि तिवारी। अब याद कैसे करेंगे देखिए, निजी सचिव से हमने शब्द ले लिया निजी, यहाँ से जो शब्द निजी है, प्रधानमंत्री निजी सचिव से निजी शब्द ले लिया। निजी का मतलब समझ लीजिए, निजी का मतलब होता है कोई आपकी प्राइवेट चीज का, कोई पर्सनल चीज। जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल है, जो आपका है, तो मोबाइल आपका अपना निजी है। ठीक है। आपके पास अपने कपड़े हैं, आप परिवार में कितने भी लोग रहते हैं लेकिन सबके अपने अपने कपड़े होते हैं, जो कपड़े होते हैं वो आपके निजी हैं। ठीक है। तो निजी का हमने मतलब समझ लिया। उसके बाद निधि तिवारी से हमने शब्द ले लिया निधि, निधि तिवारी से हमने शब्द ले लिया निधि। अब निधि का मतलब क्या होता है? निधि का मतलब होता है एक किस्म से अकाउंट। जो हमारा अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है, वो एक किस्म से निधि होता है। निधि का मतलब वो होता है जिसमें हम पैसे जमा करते हैं। अब बात है प्रधानमंत्री निधि सचिव की। यहाँ जो बात है वो चल रही है हमारे प्रधानमंत्री के निधि सचिव की, यानी प्रधानमंत्री के निधि सचिव की। तो एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जो निजी सचिव रखेंगे तो कैसा रखेंगे? ऐसा रखेंगे जो बहुत ज्यादा भरोसेमंद हो, जो उनकी निधि का ध्यान रख सके। निधि मतलब जो उनके बैंक खातों का ध्यान रख सके। प्रधानमंत्री एक ऐसा निजी सचिव रखेंगे जो उनके बैंक खातों का, यानी जो उनकी निधि का, निधि मतलब पैसे का, धन का ध्यान रख सके। जैसा कि फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, प्रधानमंत्री अगर किसी को अपना निजी सचिव रखेंगे तो ऐसे व्यक्ति रखेंगे जो उनकी निधि का, निधि का मतलब पैसों का, लेन देन का सारा ध्यान रख सके। ठीक है। अब एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले जाए प्रधानमंत्री निजी सचिव कौन है, तो निजी से आपको ध्यान आएगा कि निजी व्यक्ति उसे रखा जाएगा जो निधि का ध्यान रख सके। निधि मतलब जो अकाउंट का ध्यान रख सके। इसका जो सार निकल के आएगा वो सार ये है कि निजी व्यक्ति को निधि का काम सौंपा जा सकता है। जो व्यक्ति निजी होगा, निजी मतलब जो व्यक्ति बहुत पर्सनल होगा, जो बहुत ज्यादा भरोसेमंद होगा, उसी व्यक्ति को निधि का मतलब पैसे का, अकाउंट का काम सौंपा जा सकता है। ठीक है। इस तरीके से हमने याद कर लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है राजस्व सचिव। और जो हमारे राजस्व सचिव हैं वो है अरविंद श्रीवास्तव। अब देखिए याद कैसे करेंगे, राजस्व से हमने शब्द ले लिया राजस्व, और अरविंद श्रीवास्तव से हमने शब्द ले लिया अरबों, यानी इस अरविंद से हमने शब्द ले लिया अरबों, और राजस्व से हमने शब्द ले लिया राजस्व। आपको पता होगा राजस्व क्या होता है? जो भी टैक्स वसूला जाता है, जो भी टैक्स होता है, सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है वो सारा का सारा राजस्व में जाता है। और उस राजस्व से कितना पैसा इकट्ठा हो जाता है? अरबों रुपए इकट्ठा हो जाता है टैक्स के रूप में। जो टैक्स जाता है, सरकार जो टैक्स वसूलती है, राजस्व कहते हैं उसे। और उसमें कितना पैसा लग जाता है? उसमें अरबों रुपया सरकार इकट्ठा कर लेती है, और उस अरबों रुपए सरकार क्या फिर योजना लाती है। कभी बाथरूम बनवाती है सरकार, कभी रोड बनवाती है। ठीक है। अलग अलग योजना सरकार लाती रहती है उसी पैसे को खर्च करने के लिए। फिर वो पैसा खर्च होता है, फिर जनता से सरकार फिर राजस्व वसूलती है, फिर अरबों रुपए सरकार के पास इकट्ठा होता है, फिर सरकार कुछ ना कुछ योजना लाके उस पैसे को खर्च कर देती है। तो इसके पीछे जो लॉजिक निकलेगा वो ये निकलेगा कि राजस्व से कितना पैसा इकट्ठा होता है? अरबों रुपए इकट्ठा हो जाता है। राजस्व से अरबों रुपया इकट्ठा हो जाता है, राजस्व से अरबों रुपया इकट्ठा हो जाता है। नहीं, राजस्व से हो गया राजस्व सचिव, अरबों से हो गया अरविंद श्रीवास्तव। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो सार वो क्या है? इसके पीछे सार जो निकल के आया है, जो छोटी सी कहानी निकल के आई, वो यही, राजस्व से अरबों रुपया प्राप्त होता है। क्या निकल के आई छोटी सी कहानी? कि राजस्व से अरबों रुपया प्राप्त होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है प्रवीण वशिष्ठ। अब देखिए याद कैसे करेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से हमने शब्द लिया सतर्क, हमने ये वाला शब्द लिया सतर्क। सतर्क का मतलब होता है चौकन्ना। ठीक है। सतर्क का मतलब होता है चौकन्ना, इसका मतलब भी लिख दिया मैंने सामने, चौकन्ना। ठीक है। प्रवीण वशिष्ठ से हमने शब्द ले लिया बस में करने के लिए। यहाँ पे जो शब्द है यार वशिष्ठ,
इससे मैंने शब्द ले लिया वशिष्ठ, से मैंने शब्द लिया बस में करने के लिए, वशिष्ठ यानी बस में करने के लिए। सतर्क मतलब चौकन्ना, वशिष्ठ मतलब बस में करने के लिए। अब कैसे याद करेंगे, इसके पीछे क्या क्या कहानी बनने वाली है हमारे पीछे, देखिए। कि हमें जब किसी को बस में करना होता है, जब हम किसी को बस में करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, चौकन्ने रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें कि कोई व्यक्ति बस में करना है, अपने काबू में करना है। बस में करना मतलब वशिष्ठ, प्रवीण वशिष्ठ। सतर्क मतलब सतर्कता आयुक्त। तो हम सतर्क रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं, कहीं वो व्यक्ति हमारी नजरों से गायब ना हो जाए, कहीं वो व्यक्ति कहीं भाग ना जाए, ठीक है, वो कहीं छुप ना जाए। तो हम क्या करते हैं, चौकन्ने रहते हैं, सतर्क रहते हैं। किसी व्यक्ति को बस में करने के लिए हम क्या करते हैं, सतर्क रहते हैं, यानी चौकन्ने रहते हैं। इस तरीके से हमने याद कर लिया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि हम सतर्क कब रहते हैं। सतर्क हम तब रहते हैं जब हमें कोई व्यक्ति अपने बस में करना हो। बस में मतलब प्रवीण वशिष्ठ, ठीक है। इस तरीके से हमने याद कर लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा बस में करने के लिए जो हमारा सार निकल के आया इसका, वो निकल के आया कि बस में करने के लिए चौकन्ना रहना होता है। बस में करने के लिए, किसी को काबू में करने के लिए चौकन्ना रहना होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति छुप ना जाए, कहीं चला ना जाए, गायब ना हो जाए, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, चौकन्ना रहना पड़ता है। नेक्स्ट में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारा सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल के जो निदेशक हैं वो हैं प्रवीण कुमार। अब याद कैसे करेंगे, देखिए, सीमा सुरक्षा बल से हमने शब्द ले लिया सीमा की सुरक्षा, सीमा मतलब बॉर्डर की सुरक्षा। अब यहां से हमने शब्द ले लिया प्रवीण कुमार से बीड़ी, प्रवीण कुमार से हम शब्द ले लिया बीड़ी। अब याद कैसे करेंगे, देखिए, मान लीजिए आपको सीमा की सुरक्षा आपको सौंपती जाती है। सीमा मतलब बॉर्डर की सुरक्षा, सीमा कोई महिला नहीं है, ये सीमा है बॉर्डर वाली सुरक्षा। आपको पाकिस्तान और भारत वाली सीमा की सुरक्षा करनी है, या फिर आपको चीन और भारत की सीमा की सुरक्षा करनी है, तो आपको क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपको नशा छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप दारू बीड़ी गुटखा कुछ भी खाते हैं, तो आपको खाना पीना बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है सीमा की सुरक्षा की। अगर आपके ऊपर सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो आपको क्या करना है, बीड़ी पीना बंद करना होगा। बीड़ी पीना बंद करना होगा। बीड़ी से हो गया प्रवीण कुमार, बीड़ी प्रवीण कुमार, बीड़ी मतलब प्रवीण कुमार। सीमा सुरक्षा यानी सीमा सुरक्षा बल। अगर आपको सीमा की सुरक्षा करनी है, बॉर्डर की सुरक्षा करनी है, तो आपको बीड़ी पीना, दारू पीना, गुटखा खाना बंद करना होगा। क्योंकि बीड़ी से हमारे फेफड़े खराब होते हैं, और फेफड़े खराब होने के बाद जब आप कमजोर हो जाएंगे, तो आप सीमा की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, यानी आप बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सीमा की सुरक्षा करने के लिए, बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए बीड़ी पीना बंद करना होगा। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि व्यक्ति है जो बीड़ी पी रहा है, ठीक है, सार जो निकल का है वो ये है कि बस में करने के लिए, ये यहाँ पर लाइन गलत हो गई है, ठीक है, ये लाइन गलत हो गई है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा रेलवे सुरक्षा बल। ये आखिरी और लास्ट है। इसके जो निदेशक हैं वो हैं सोनाली मिश्रा। अब देखिए याद कैसे करेंगे, रेलवे सुरक्षा बल से हमने शब्द ले लिया रेल, ठीक है, और सोनाली मिश्रा शब्द ले लिया हमने सोना, या सोते हुए यात्रा करना। अब देखिए इसके पीछे कहानी सुनी है। आपने देखा है कि जब कोई व्यक्ति रेल में ट्रैवल करता है, तो वो घंटे 2 घंटे बैठने के बाद थकान महसूस करने लगता है, तो वो सोचता है यार कहीं सोने के लिए जगह मिल जाए, या फिर आराम करने के लिए जगह मिल जाए। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति रेल में यात्रा करता है, अगर उसे लंबा सफर तय करना है, तो वो सोचता है कि यार सोते हुए यात्रा करना चाहता हूँ। उसे नींद आने लगती है, थकावट होने लगती है, तो व्यक्ति चाहता है कि यार सोते हुए यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। व्यक्ति चाहता है कि यार मैं सोते हुए यात्रा करूं रेल में। सोना या सोते हुए यात्रा करना सही लगता है। क्यों? क्योंकि रेल में ज्यादा लंबे समय तक बैठते बैठते थकान हो जाती है। तो रेलवे मतलब रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल से हम समझ लिए रेलवे। सोनाली मिश्रा मतलब सोना, सोना या सोते हुए यात्रा करना। कैसे याद किया हमने, कि जब कोई व्यक्ति रेल में सफर सफर करता है, तो जैसा कि फोटो में देख पा रहे हैं कि लोग हैं आपस में, ये नीचे वाले जो लोग हैं ट्रेन में सफर कर रहे हैं, सो रहे हैं आपस में, और ये जो ऊपर वाले जो लोग लेटे हुए हैं आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति रेल में सफर करना चाहता है, वो चाहता है कि वो सोते हुए जाए, यानी आराम करते हुए जाए, उसे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसे थकान हो तो वो आराम से सोता हुआ जाए। कैसे याद किया हमने, कि रेलवे सुरक्षा बल यानी रेल में, सोनाली मिश्रा यानी व्यक्ति सोते हुए जाना चाहता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक या निदेशक कौन है, तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि जब भी कोई व्यक्ति रेलवे यानी रेल में
यात्रा करता है तो वो चाहता है कि वो सोते हुए जाए, यानी वो सोना चाहता है। तो सोना सो के सोनाली मिश्रा। अब इसके पीछे का सार निकल के आएगा, छोटी सी कहानी निकल के आई, वो ये निकल के आई कि रेल में सोते हुए यात्रा करना अच्छा लगता है, हर व्यक्ति को रेल में सोते हुए यात्रा करना अच्छा लगता है। ये थे हमारे नई नियुक्तियां जो पिछले 6 महीने के अंदर अंदर पूछी गई हैं, जो काफी इंपोर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो आगे आए जिसमें आप कम समय में और एक ही बार में चीजों को लंबे समय तक याद रखें, तो हमें कमेंट करके बता देना। और जल्दी ही अगली वीडियो आने वाली है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख देना, आपको इसकी पीडीएफ मुफ्त में उपलब्ध करा दी जाएगी।